हेलो एवरीवन। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हमने ज्योग्राफी सब्जेक्ट स्टार्ट करा है, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हमने अपवाह तंत्र का रिवीजन किया था। आज हम भूकंप, सुनामी एवं ज्वालामुखी का रिवीजन करेंगे। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बन जाता है। और इससे पहले मैं एनवायरनमेंट पे भी 3 वीडियो डाल चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। फर्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। फर्स्ट है, भूकंप के उद्गम बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं। ये बिंदु है, शायद से मिस्टेक हो गई है यहाँ, प्रिंटिंग मिस्टेक। एक ही समय पर भूकंप से प्रभावित स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को सह भूकंप रेखाएं कहते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है केवल दो। व्याख्या देख लेते हैं। भूकंप से तात्पर्य पृथ्वी के कंपन से है। पृथ्वी के अंतर्जात एवं बहिर्गत बलों के कारण पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा का निष्कासन होता है, जिसके कारण उत्पन्न तरंगे सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी पर कंपन उत्पन्न करती हैं। इसी को भूकंप कहते हैं। सामान्यतः भूकंप एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन कभी कभी मानवीय कारणों से भी भूकंप आते हैं, जैसे परमाणु परीक्षण द्वारा उत्पन्न भूकंप, भूमिगत खानों की छतों से गिरने से उत्पन्न भूकंप आदि। वह स्थान जहां से ऊर्जा तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप का उद्गम केंद्र या भूकंप मूल कहते हैं, यानी कि फोकस। वह बिंदु जहां भूकंपी तरंगे सबसे पहले पहुंचती हैं उसे भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं, जो उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर या 90 डिग्री के कोण पर स्थित होता है। एक ही समय पर भूकंप से प्रभावित स्थानों को मिलाने या जोड़ने वाली रेखा को सह भूकंपीय रेखा कहते हैं, जबकि समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को संग भूकंपीय रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भूगर्भ के बारे में सूचना का प्रत्यक्ष स्रोत है। फर्स्ट है भूकंप तरंग, सेकंड है ज्वालामुखी, थर्ड है गुरुत्वीय बल और फोर्थ है भूचुंबकत्व। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है केवल 3 और 4 और ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है केवल 2। व्याख्या देख लेते हैं। भूगर्भ के बारे में सूचना का प्रत्यक्ष स्रोत ज्वालामुखी है। वस्तुतः ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाला लावा गैस व तरल मैग्मा के संगठन एवं रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक परतों के बारे में पता चलता है। हालांकि भूगर्भ के बारे में अप्रत्यक्ष स्रोत जैसे भूकंपीय तरंगों, उल्का पिंडों से प्राप्त साक्ष्य, चुंबकीय क्षेत्र एवं पदार्थ के गुणधर्म आदि से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन गलत है। ऑप्शन ए है लाल मिट्टी का लालीपन निक्षालन के कारण होता है। ऑप्शन बी है सागर नितल पर भूकंपीय गतिविधियों के कारण उठने वाली सुनामी ऊर्ध्वाधर लहर है। ऑप्शन सी है भूसंकलन, भूमि की ऊपरी परत में दरारें और द्रवणीकरण भूकंप से होने वाली क्षति में शामिल है। ऑप्शन डी है लघु ज्वार भाटा के दौरान पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के समकोण होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, मतलब ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। क्यों गलत है देख लेते हैं। लाल मिट्टी में लालीपन लोहे के यौगिक यानी कि आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ज्वालामुखी गतिविधि के संबंध में सत्य नहीं है। ऑप्शन ए है जब पिघला हुआ लावा अवसादी चट्टानों के बीच ठोस रूप में आता है तब इन चट्टानों की परतों के मध्य स्थलाकृतियां निर्मित होती हैं। ऑप्शन बी है वृत्ताकार परतें वेट कहलाती हैं और ऑप्शन सी है पिघले लावा के ठोस बनने पर अग्नीय चट्टानें बनती हैं। ऑप्शन डी है पिघले लावा की बड़ी मात्रा के ठोस बनने पर बड़े स्तर पर अग्नीय चट्टानें निर्मित होती हैं, जिन्हें बैथोलिथ कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। व्याख्या देख लेते हैं। वेट ऐसे बाह्य बिंदु या वीवर होते हैं जहां विस्फोट होता है, इसलिए बी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है गीजर अथवा गर्म जल स्रोत पर अक्षांश व जलवायु का प्रभाव पड़ता है। सेकंड है केवल दक्षिणी अमेरिका तथा अफ्रीका में गीजर का अभाव पाया जाता है। इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है केवल दो।
गीजर या गर्म जल स्रोतों पर अक्षांश व जलवायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। यह लावा उद्गार के समय अत्यधिक तरल होता है, अतः इन ज्वालामुखियों का ढाल तीव्र नहीं होता है। निकास नलिका से यदि पानी अंदर प्रवेश न करे तो सामान्यतः ये ज्वालामुखी कम विस्फोटक होते हैं। इन ज्वालामुखियों से लावा फव्वारे के रूप में बाहर निकलता है। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। उक्त कथन निम्न में से किस प्रकार के ज्वालामुखी से संबंधित है? यह क्वेश्चन बिल्कुल मैंने ऐसा ही बनाया है जैसा यूपीएससी में पूछे जाते हैं। कई बार कंसेप्ट को लेकर इतना ही बड़ा क्वेश्चन वो बनाते हैं जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जाम हॉल में कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो मैं बिल्कुल यूपीएससी लेवल के ही क्वेश्चन लाती हूँ जिससे आपका माइंड अभी से इस चीज़ के लिए तैयार हो जाए और मतलब एग्जाम हॉल में आपको लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मिश्रित ज्वालामुखी, ऑप्शन बी है ज्वालामुखी कुंड, ऑप्शन सी है बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र और ऑप्शन डी है सील्ड ज्वालामुखी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है सील्ड ज्वालामुखी। उक्त कथन सील्ड ज्वालामुखी से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे भूकंप जिनका केंद्र 300 किलोमीटर से अधिक की गहराई पर हो कहलाता है? ऑप्शन ए है पातालीय भूकंप, ऑप्शन बी है समस्थितिक भूकंप, ऑप्शन सी है विवर्तनिक भूकंप और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है पातालीय भूकंप। व्याख्या देख लेते हैं। पातालीय भूकंप वैसे भूकंप हैं जिनका भूकंप मूल 300 किलोमीटर से अधिक की गहराई पर होता है। अधिकांश पातालीय भूकंपों का उद्भव 500 से 700 किलोमीटर की गहराई के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित अंतर्वेदी आकृति नहीं है? ऑप्शन ए है बैथोलिथ, ऑप्शन बी है ज्वालामुखी कुंड और ऑप्शन सी है लैकोलिथ और ऑप्शन डी है लोपोलिथ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है ज्वालामुखी कुंड। ज्वालामुखी कुंड पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के आंतरिक गहरे भागों में सुनामी महसूस न होने के कारणों में सम्मिलित है। फर्स्ट है, गहरे समुद्र में सुनामी की लहरों की लंबाई अधिक होती है। सेकंड है, गहरे समुद्र में सुनामी लहरों की ऊंचाई कम होती है। थर्ड है, गहरे समुद्र में सुनामी तरंगों की लंबाई कम होती है और फोर्थ है, गहरे समुद्रों में सुनामी तरंगों की ऊंचाई अधिक होती है। तो ऑप्शन है केवल 1 और 3, ऑप्शन बी है केवल 1 और 2, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी है केवल 1 और 4। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है केवल 1 और 2। समुद्र के आंतरिक गहरे भागों में सुनामी महसूस नहीं होती क्योंकि गहरे समुद्र में सुनामी लहरों की लंबाई अधिक व ऊंचाई कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान, फिलीपींस और दक्षिणी प्रशांत द्वीपों में कई प्राकृतिक आपदाएं जैसे सुनामी, बाढ़, ज्वालामुखी, टाइफून और भूकंप आते रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारण इन देशों की संकटपूर्ण स्थिति को सटीकता के साथ अभिव्यक्त करते हैं? फर्स्ट है यूरेशियाई और प्रशांत प्लेटों के मध्य टक्कर, सेकंड है अल नीनो, थर्ड है जापानी द्वीप के निकट उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में निम्न दाबीय भंवरों की उपस्थिति, फोर्थ है कॉरियोलिस बल द्वारा टाइफून के मार्ग का निर्धारण। ऑप्शन ए है 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन बी है केवल 1, 3 और 4, ऑप्शन सी है केवल 3, ऑप्शन डी है केवल 1, 2 और 4। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है केवल 1, 3 और 4। अल नीनो इन प्राकृतिक आपदाओं को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के आंतरिक भागों में उत्पन्न अंतर्जनित प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा का स्रोत है? फर्स्ट है रेडियोधर्मी क्रियाएं, सेकंड है पृथ्वी का घूर्णन, थर्ड है पृथ्वी का परिक्रमण और फोर्थ है ज्वारीय घर्षण। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल 1 और 4, ऑप्शन बी है केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन सी है केवल 1, 3 और 4 और ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है केवल 1, 2 और 4। पृथ्वी के आंतरिक भाग में होने वाली प्रक्रियाओं को अंतर्जन प्रक्रियाएं कहते हैं, जिनके लिए ऊर्जा रेडियोधर्मी क्रियाओं, घूर्णन एवं ज्वारीय घर्षण तथा पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्मा से प्राप्त होती है। यही ऊर्जा भूतापीय प्रवणता के माध्यम से भूप्रवृत्ति से में पटल विरूपण तथा ज्वालामुखी क्रिया को प्रेरित करती है। इसलिए विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, विश्व के ज्वालामुखियों का लगभग 2/3 अटलांटिक महासागर के दोनों तटीय भागों, द्वीपों, टापू तथा समुद्री दोष के सहारे पाया जाता है।
सेकंड है ज्वालामुखी शंकु के मुख पर निर्मित अत्यधिक विस्तृत बेटा को कालडेरा कहते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है केवल दो। विश्व के लगभग 2/3 ज्वालामुखियों का वितरण प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भागों, द्वीपों, चापों और समुद्री द्वीपों के सहारे पाया जाता है। ज्वालामुखी शंकु के मुख पर निर्मित अत्यधिक विस्तृत क्रेटर को कालडेरा कहते हैं, इसलिए कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से कौन से सक्रिय ज्वालामुखी हैं? फर्स्ट है माउंट कैमरून, सेकंड है माउंट किलिमंजारो, थर्ड है एजोरस। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल एक और दो, ऑप्शन सी है केवल एक और तीन और ऑप्शन डी है केवल दो और तीन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है केवल एक और तीन। सक्रिय ज्वालामुखी जिसमें अक्सर विस्फोट होता है या हाल ही में उद्भेदन हुआ हो, उदाहरण के लिए माउंट कैमरून, एंजोरस, माउंट एंटेना, इक्वाडोर का कोटोपैक्सी, माउंट एरेबुस तथा अंडमान निकोबार का बैरन द्वीप, इसलिए उत्तर सी सही है। और सुप्त ज्वालामुखी में वे ज्वालामुखी हैं जो कुछ समय या लंबे समय से सक्रिय नहीं है लेकिन कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, जैसे जापान का फ्यूजियामा, इटली का वेसुवियस और अंडमान निकोबार का नारकोडम। मृत ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी जिसमें हजारों वर्षों या लंबे समय से कोई उद्भेदन नहीं हुआ है और भविष्य में भी उद्भेदन की कोई संभावना नहीं है, लेकिन ज्वालामुखी की विशेषताओं को धारण करते हैं, जैसे माउंट किलिमंजारो और माउंट केनिया आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंपीय तरंगों के संचरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है पी तरंगों से पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है और सेलों में संकुचन का फैलाव उत्पन्न होता है। सेकंड है एस तरंगे जिस पदार्थ से होकर गुजरती हैं उसमें उभार व गर्त बनाती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है केवल एक और दो दोनों और ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है एक और दो दोनों। व्याख्या देख लेते हैं। भूकंपीय तरंगे मूलतः दो प्रकार की होती हैं, भूगर्भिक तरंगे और धरातलीय तरंगे। तो पहले भूगर्भिक तरंगे देखते हैं। इनका उद्गम केंद्र से ऊर्जा मुक्त होने के कारण उत्पन्न होती हैं। जो भूगर्भिक तरंगे होती हैं वो उद्गम केंद्र से ऊर्जा मुक्त होने के कारण उत्पन्न होती हैं और पृथ्वी के आंतरिक भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं, इसलिए इन्हें भूगर्भिक तरंगे कहा जाता है। भूगर्भिक तरंगों और धरातलीय चट्टानों में संपर्क के कारण नई प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती हैं, जिन्हें धरातलीय तरंगे कहते हैं। भूगर्भिक तरंगे दो प्रकार की होती हैं, इन्हें पी तरंग और एस तरंग कहा जाता है। पी तरंगे तेज गति से चलने वाली तरंगे हैं और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं, इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। पी तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती हैं, ये गैस, तरल और ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती हैं। एस तरंगों के धरातल पर पहुंचने में कुछ समय अंतराल होता है, इन्हें द्वितीयक तरंगे कहा जाता है। विभिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगे विभिन्न तरीकों से संचरण करती हैं। आगे बढ़ने के साथ ही ये उन चट्टानों में कंपन पैदा करती हैं जिनसे होकर ये गुजरती हैं। पी तरंगों में कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समांतर होती है। यह संचरण गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालता है। परिणाम स्वरूप पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आ जाती है और शैलों में संकुचन और फैलाव की प्रक्रिया होती है। एस तरंगे ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती हैं, अतः यह जिस पदार्थ से गुजरती हैं उसमें उभार व गर्त का निर्माण करती हैं। धरातलीय तरंगों को सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे माना जाता है, इसलिए कथन एक और दो दोनों सही हैं। नेक्स्ट है स्वेल लहरें सुनामी से अलग कैसे हैं? फर्स्ट है ऊपरी हवा परिसरण में परिवर्तन के कारण स्वेल तरंगे जबकि पानी के नीचे की टेक्टोनिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप सुनामी घटित होती है। सेकंड है सुनामी की तरंगें बहुत तेज आती हैं और स्वेल तरंगों की तुलना में लंबी दूरी की यात्रा करती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है एक और दो दोनों। व्याख्या देख लेते हैं। जल के भीतर की गतिविधियों जैसे समुद्र तल भ्रंश, विच्छेद, जल के नीचे ज्वालामुखी गतिविधि, भूसंकलन या भूकंप, जल में विस्फोट के कारण सुनामी उत्पन्न होता है। महासागरों की गहराई के बावजूद इसकी ऊर्जा जल स्तंभ में वितरित होती है।
यह बहुत लंबी तरंगों की एक श्रृंखला से निर्मित है, जिसके परिणाम स्वरूप यह लंबी दूरी की यात्रा करती हैं। वहीं दूसरी ओर महातरंग ऊपरी वायु परिक्षण के कारण उत्पन्न होती है, इसलिए इनमें सुनामी की विभिन्न विशेषताओं का अभाव होता है। सुनामी में बड़े तरंग धैर्य होते हैं और इसका विश्व के महासागरों के तटीय क्षेत्रों पर बहुत विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। दूसरी तरफ महातरंग अति विशाल लहरें हैं जो हवाओं के कारण समुद्र में उत्पन्न होती हैं। प्रफुल्लित लहरें सुनामी के दौरान हवा उत्पन्न होने की तुलना में लगभग 10 गुनी धीमी होती हैं। सुनामी और महातरंग दोनों उथले तटीय पानी में धीमी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी सुनामी महातरंग की तुलना में तेज गति से तट पर आघात करती है। अप्रैल 2018 में महातरंग समाचारों में थी, जब ये बड़ी संख्या में भारत के पश्चिमी तट पर आघात कर रही थी। नेक्स्ट है प्रशांत परिवेष्टक पेटी अथवा रिंग ऑफ फायर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में भूकंप तथा ज्वालामुखी विस्फोट की घटना होती है। सेकंड है, यह प्रशांत, जुआन डी फूका, कोकस और भारतीय ऑस्ट्रेलियाई और नजका उत्तरी अमेरिकी और फिलीपीन प्लेटों की सीमाओं के बीच स्थित है। उपयुक्त में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, एक और दो दोनों। व्याख्या देख लेते हैं। रिंग ऑफ फायर को प्रशांत परिवेष्टक पेटी के रूप में भी जाना जाता है। यह संक्रिय ज्वालामुखियों और लगातार भूकंपों की विशेषताओं वाला प्रशांत महासागर की एक पेटी है, इसलिए कथन एक सही है। इसकी लंबाई 40,000 किलोमीटर से 24,900 मील है। इसकी सीमाएं प्रशांत, जुआन डी फूका, कोकोस, भारत ऑस्ट्रेलियाई, नजका उत्तरी अमेरिकी और फिलीपीन प्लेट सहित कई विवर्तनिक प्लेटों के बीच फैली हुई है, इसलिए कथन दो भी सही है। पृथ्वी के ज्वालामुखियों का 75% यानी 450 से अधिक ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर में अवस्थित है। पृथ्वी का 90% भूकंप इसी भाग में आता है, जिसमें ग्रह की सबसे विध्वंसक और प्रभावशाली भूकंपीय घटनाएं शामिल हैं। प्रशांत और उत्तरी अमेरिकी प्लेट्स के बीच की सीमा एक परिवर्तन सीमा बनाती है, जहां प्लेटें एक दूसरे के पीछे संचरण करती हैं। इस प्रकार की सीमा में पृथ्वी की भूप्रपटी में तनाव विकसित होने और मुक्त होने से बड़ी संख्या में भूकंप उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है? ऑप्शन है सील्ड ज्वालामुखी, ऑप्शन बी है बेसाल्ट प्रवाह, ऑप्शन सी है मिश्रित ज्वालामुखी और ऑप्शन डी है ज्वालामुखी कुंड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है बेसाल्ट प्रवाह। ज्वालामुखी को विस्फोट की प्रकृति और सतह पर विकसित स्थलाकृतियों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ज्वालामुखियों के मुख्य प्रकार निम्नानुसार हैं। फर्स्ट है सील्ड ज्वालामुखी। सील्ड ज्वालामुखी के बारे में देखते हैं डिटेल्स में। बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर यह ज्वालामुखी पृथ्वी पर सभी ज्वालामुखियों में से सबसे बड़ा है। हवाई ज्वालामुखी इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। यह ज्वालामुखी ज्यादातर बेसाल्ट से बने होते हैं। यह एक प्रकार का लावा होता है जो आरंभ में काफी तरल होता है। यही कारण है कि ये खड़े ढाल वाले नहीं होते। यदि किसी भी तरह से इनके अंदर पानी चला जाए तो इनमें विस्फोट होने लगता है, अन्यथा ये उतने विस्फोटक नहीं होते। अब है बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। ये ज्वालामुखी अत्यधिक लावा को फैलाते हैं जो लंबी दूरी तक बहता जाता है। दुनिया के कुछ हिस्सों में हजारों वर्ग किलोमीटर में मोटा बेसाल्ट लावा प्रवाह फैला हुआ है। 50 मीटर से अधिक की मोटाई वाले कुछ प्रवाहों के साथ प्रवाह की एक लंबी श्रृंखला भी देखने को मिलती है। भारत में दक्कन ट्रैप, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र के पठारों को कवर करता है, सबसे बड़े फ्लड बेसाल्ट क्षेत्र में से है। ऐसा माना जाता है कि आरंभ में ट्रैप निर्माण आज की तुलना में कहीं अधिक विस्तृत था। मिश्रित ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी बेसाल्ट की तुलना में ठंडे और अधिक गाढ़े होते हैं। ये ज्वालामुखी अक्सर विस्फोट के साथ प्रस्फुटित होते हैं। इसमें लावा के साथ बड़ी मात्रा में पायरोक्लास्टिक पदार्थ और राख बाहर सतह पर आ जाते हैं और ये पदार्थ ज्वालामुखी के छिद्र के आसपास जमा हो जाते हैं, जिससे कि ये मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में नजर आते हैं। अब है ज्वालामुखी कुंड। ये पृथ्वी के सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी हैं। ये आमतौर पर इतने विस्फोटक होते हैं कि जब इनमें विस्फोट होता है तब वे ऊंचा ढांचा बनाने की बजाय स्वयं नीचे धंस जाते हैं। धसे हुए विध्वंस गर्त की ज्वालामुखी कुंड, जो धसा हुआ विध्वंस गर्त होता है वही ज्वालामुखी कुंड कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।